अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, जो कि CSS और PMS में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में क्वेश्चन आता है। और बहुत से लोग अपनी तरफ से तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, यानी वो ट्रांसलेशन कर देते हैं वर्ड बाय वर्ड। तो लेकिन चूँकि वो इडियोमैटिक ट्रांसलेशन नहीं होती, यानी पैराग्राफ का जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने से जो रियल सेंस होता है वो उसमें से नहीं वो दे पाते, जिसकी वजह से वो मोस्टली इस पैराग्राफ में या तो वो नंबर बिल्कुल ज़ीरो हासिल करते हैं या एक दो तीन नंबर उनको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या इसके लिए मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम ट्रांसलेशन करें। तो दोस्तों ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको बाकायदा तौर पे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बड़ी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि ट्रांसलेशन बेसिकली इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज। आपको पता है जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बेहतरीन जो टूल है वो यही है। तो टू एक्सप्लेन वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज नोन एज ट्रांसलेशन, ये थोड़ी सी मैंने इसकी डिटेल इसलिए शुरू में लिखी, मैंने कहा ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि बेसिकली ट्रांसलेशन है क्या। पता तो सभी को है लेकिन थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा आइडिया आया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं वाइल ट्रांसलेटिंग स्पॉइल द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वो जो स्ट्रक्चर ऑफ इसका होता है ना 200 सेंटेंस का, वो स्पॉइल हो जाता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो उसका रियल जो सेंस ही ख़त्म हो जाता है। इन द फॉलोइंग लाइन्स हम इसमें सीखेंगे दोस्तों कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों पे आपने ग्रामर पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और किस तरह प्रैक्टिस करनी है और कितनी प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग इस क्वेश्चन में अच्छे नंबर हासिल करें। तो दोस्तों सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोगों को कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए टेंसेस पे। टेंसेस बहुत ही आसान है। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड पे आपको अगर टेंसेस में कोई आपको इशू हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपसे कुछ डाटा शेयर कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको, क्योंकि ग्रेजुएशन में तक वही बंदा आता है जो टेंसेस कर चुका होता है। तो दोस्तों जस्ट ट्रांसलेट, अब एग्जांपल के तौर पे छोटा सा एक फ़िक्रा है, ये तो नहीं इस तरह के आते फ़िक्रे, तो वो नीचे हम पैराग्राफ देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े ज़बरदस्त मैंने पैराग्राफ CSS और PMS में जो आए हुए हैं वो लिखे हैं। ये देखें, ये CSS का पैराग्राफ है। हम लोगों का ख्याल है कि मुल्क ये भी हम करेंगे, दुनिया भर में मुनफरद अंदाज और सलीयत, इस दोनों पैराग्राफ करेंगे हम। तो दोस्तों कि वो सेब खा रहा है, ये नहीं एक सिंपल सेंटेंस है, तो आप इसको ट्रांसलेट करें जी सबसे पहले कि वो सेब खाता है, ही ईट्स एप्पल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें ये देखें ईट्स आएगा। तो इस तरह आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। इन उर्दू सेंटेंस क्या आपको पता होना चाहिए, आपको जो है आपको पता सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का होना चाहिए। जैसे वो सेब खाता में जो वो है दोस्तों वो सब्जेक्ट है, सेब जो है वो ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है। तो अब इंग्लिश में इसको किस तरह कंसीडर करेंगे कि ही जो आपका सब्जेक्ट है, ईट्स आपका वर्ब है और एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये याद रख लेना है कि आपने इस तरह तरतीब देनी है कि उर्दू में पहले सब्जेक्ट आता है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और आखिर में वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपने एक फ़र्क याद रख लेना, आपको पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक सीख रहे हैं तो जो लोग जानते हैं उनको तो इंशाल्लाह आई होप अच्छा गैस होगा। यू कैन बेटर गैस हाउ द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस चेंजेस वाइल ट्रांसलेटिंग। तो आपको ये अच्छा तरह आपको सेंस होना चाहिए कि जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसकी सीक्वेंस ट्रांसलेशन के लिहाज से किस तरह चेंज हो रही है। तो आपने एक और चीज़ कीप इन व्यू में रखनी है टेंस ऑफ द गिवन पैराग्राफ ट्रांसलेशन के वो किस टेंस में मतलब दिया गया है और आप उसको किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। डू नॉट गो फॉर वर्डी ट्रांसलेशन। मैं आपको दोबारा भी कह रहा हूँ, शुरू में भी आपको बताया कि आपने वर्डी ट्रांसलेशन नहीं करनी। ट्रांसलेट द पैराग्राफ इन एन इडियोमैटिक फॉर्म में, यानी मुहावराती, जैसे जिसको उर्दू में हम मुहावरा कहते हैं, मुहावरे की फॉर्म में आपने ट्रांसलेशन करनी है। बी वे डू नॉट डिजॉल्व द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द गिवन पैराग्राफ। उसको एक्चुअल मीनिंग को बिल्कुल डिजॉल्व ना करें।
यू आर नॉट सपोज टू रिप्रोड्यूस एनीथिंग, आपने कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करनी कि अपने ही लफ्ज़ों में अपना ही तर्जमा करने लगे, नहीं, आपने विद इन द पैराग्राफ और उसके ट्रू सेंस और उसके मीनिंग में करना है। डू नॉट कंसिडर सॉरी डू कंसिडर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, अगर उसमें फॉर एग्जांपल के कोई सेंटेंस आ जाता है कि अली ने कहा मैं आज नहीं आ रहा हूँ, तो आपने उसी को उसी की ट्रांसलेशन से, यानी डायरेक्ट अली सेड कॉमास डाल के ही आई एम नॉट, मतलब उसी आपने उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिहाज से ही ट्रांसलेट करना है। तो ये याद रख लेना आपने अच्छी तरह। अच्छा दोस्तों, आगे कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो आपने एक चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखना, तर्जमा करते वक्त अल्फाज की छोटी छोटी आपने फ्रेज़ में उसको तोड़ लें। मैं आपको बताता हूँ कैसे तोड़ना है, फिर इसको मुकम्मल तरतीब देना आसान रहता है। मिसाल के तौर पर अब एक फ़िक्रा है जी, आजकल आपको पता पाकिस्तान की यानी पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके आजकल यानी हुक्मरानों के बारे में, और आजकल बड़े आप इस तरह के सेंटेंस कोई भी आपको उठाते हैं जैसे कि ये कि पाकिस्तान की आवाम जो कि थोड़ी सी लालच के लिए कई सालों से करप्ट हुक्मरानों को सहूलत देती है। कि लंबा सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले फाइंड करें इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आप देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट है जी पाकिस्तान की आवाम। क्या इसका ऑब्जेक्ट है जी सहूलत देती रही है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। किन को देती रही है, करप्ट हुक्मरानों को, ये इसका ऑब्जेक्ट है। लालच के लिए ये थोड़ा सा ये एडिशनल है मतलब चीज़। इसी तरह इन नाजुक हालात पर रो रही है, रो रही, फिर वर्ब आ गया, यानी अगला सेंटेंस शुरू हो गया। तो हम इसको अब फ्रेजेज में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें देखें कि सब्जेक्ट पाकिस्तान की अवाम है, इसमें ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, जो वही मैंने चीज़ें दोबारा भी लिख दी। अब देखें पाकिस्तान की आवाम की आप ट्रांसलेशन करेंगे पाकिस्तान नेशन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप करेंगे जी जो कि सहूलत के लिए करप्ट हुक्मरानों को, तो इसकी आप करेंगे डैट हैज़ बिन फैसिलिटेटिंग करप्ट पॉलिटिशियन। फिर आप अगली फेज़ बनाएंगे कई सालों से, तो कई सालों की दोस्तों जो मतलब इंग्लिश होगी वो होगा फॉर मैनी ईयर्स। इसी तरह कुछ लालच के लिए, तो थोड़ी लालच के लिए, कुछ लालच के लिए फॉर द सेक ऑफ माइनर ग्रीड। आज इन नाजुक हालात पर रो रही है, तो इज क्राइंग इन दीज क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस दीज डेज। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसको फ्रेजेस में डिवाइड किया, फिक्रे को, फ्रेजेस को हमने लहदा ट्रांसलेट किया और उसके बाद हम इसको कंबाइन कर देंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा बेहतरीन सेंटेंस आ जाएगा। अब हम कंबाइन करेंगे पाकिस्तान नेशन, ये देखें डैट हैज़ बिन फैसिलिटेटिंग करप्ट पॉलिटिशियन फॉर मैनी ईयर्स फॉर द सेक ऑफ माइनर ग्रीड इज क्राइंग ओवर द क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस दिस डे। तो लफ्ज़ लालच तक नाउन फ्रेज है, इसके बाद बुनियादी फेल यानी काम लगाया जाता है। तो दोस्तों देखें कितना आसान हो गया कि अगर हम इसको फ्रेजेस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसको ट्रांसलेट करना। तो ये मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली बताता हूँ, वीडियो की लेंथ भी बढ़ी है, ये एक पैराग्राफ आप हम लोग कर लेते हैं कि आम लोगों का ख्याल है। तो दोस्तों ये देखें जनरली पीपल थिंक, इसको शॉर्टली हमने इस फ्रेज का तर्जमा किया कि मुल्क के कानून और फ़र्द की आज़ादी एक दूसरे की ज़िद होते हैं। तो डैट स्टेट्स लॉ मुल्क के कानून एंड पर्सनल फ़र्द की आज़ादी, दूसरी फ्रेज, एक दूसरे की ज़िद होते हैं, आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। लेकिन तीनों फ्रेजेस को अलग अलग हमने कर दिया। बाज़ाहिर अपरेंटली कर लें, एविडेंटली कर लें, ये बात गलत मालूम है, इट डज़ नॉट सीम रॉन्ग। हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी आयद करता है। एवरी लॉ इम्पोजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सम कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द सिटीज़न। अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज़्यादा हो तो मजमूई पाबंदियाँ भी इसके भी होती हैं। तो देखें इसका, इफ़ द लॉ ऑफ द कंट्री आर ग्रेट मैनी देन द सिविल लिबर्टीज़ आर curtailed अंडर देयर बर्डन। तो इसके बरक्स कवानीन की तादाद कम हो तो बोझ थले तबके रह जाते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन भी आई होप की होगी। हाँ, अपोज टू इट लिमिटेड नंबर ऑफ लॉ विल लेट द सिटीजन टू एंजॉय मोर फ्रीडम। तो दोस्तों टाइम थोड़ा सा कम है, वरना ये वाला पैराग्राफ भी करते, इसको आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको दिखा दिया। इसकी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिएगा डेली बेसिस पे, कोई एक आधा पैराग्राफ कहीं से उर्दू में उठाएं, उसको फ्रेजेस में डिवाइड करें, जैसे कि मैंने आपको ये बताया एक फ्रेज डिवाइड करके।
तो इस तरह डिवाइड करें, अलग-अलग फ्रेज का ट्रांसलेशन करें, फिर उसको एक कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। इंशाल्लाह इस तरह प्रैक्टिस से आप एक वक्त आएगा कि आप डायरेक्ट ऊपर से देख के आपको अलग-अलग फ्रेजेस भी नहीं बनानी पड़ेंगी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।